बहुत सारे लोगों के लिए अस्थमा एक माइनर न्यूसेंस है, लेकिन बाकियों के लिए ये एक ऐसी समस्या है जिसका कि डेली एक्टिविटीज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अस्थमा की ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी हो सकता है। मेडी सर्कल अस्थमा के अवेयरनेस के लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज कंडक्ट कर रही है ताकि लोगों को अस्थमा स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट से डायरेक्ट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज अस्थमा पर चर्चा करने के लिए हमारे शो में डॉक्टर मनीष सचदेव मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष सचदेव अस्थमा स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल डायबिटोलॉजिस्ट और स्मोकिंग सेसेशन एक्सपर्ट हैं। वे एडवांस डायबिटीज एंड अस्थमा क्लिनिक मुंबई से एसोसिएटेड हैं। He is a marathon runner and follower of Art of Living and Vipassana. Welcome, Dr. Manish, to MediCircle. Thank you, Amrita. Thank you, MediCircle, for calling me in to discuss this very important topic, but very common one and very ignored one. Let's begin. Okay. So to begin with, Dr. Sachdev, asthma attack होता क्या है? अस्थमा अटैक का दूसरा नाम है लंग अटैक, बट उसकी ओर जाने से पहले थोड़ा सा अस्थमा का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अस्थमा मतलब क्या? तो आमतौर पर आप देखेंगे हमारे समाज में कि जब भी किसी को हल्की सी खांसी जुकाम होता है, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है और उसको भर भर के एंटीबायोटिक दिया जाता है और पेशेंट ठीक होता है, नहीं होता है, थोड़े दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अभी इस कैटेगरी के 90% पेशेंट को अगर हम देखें तो मौसम बदलने से, मिट्टी उड़ने से, किसी प्रकार की एलर्जी के एक्सपोज होने से उनको छींकें आई, गले में खिचखिच हुई और छाती में दबाव की समस्या हुई, हल्का सा कफ अटकने लग गया। ये हुआ छोटा सा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जिसको बोलते हैं अस्थमा का इश्यू। इस पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी सब सर्दी खांसियों में एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल जरूरी नहीं है। केवल यदि वो पेशेंट का बलगम अगर पीला होने लगे तो कहीं जाकर एंटीबायोटिक का इंडिकेशन बनता है। बाकी ये सिम्टोमेटिक एलर्जिक राइनोब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जिसको एंटी एलर्जिक मेडिसिन, लिक्विफायर कफ से आप ठीक कर सकते हो। अभी लंग अटैक को समझने के लिए मेरे पास एक मॉडल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है, ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स है और वो ट्यूब्यूल्स का क्या हशर होता है अस्थमा में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा सांस लेने का श्वसन मार्ग है। इसके आजू बाजू ये पट्टे लगे हुए हैं, ये स्मूथ मसल्स है और ये हमारा लंग पैरेन्काइमा है जो नरम होता है। तो हमने सांस छोड़ी, इस प्रकार से इसका संकुचन और विस्तरण होता है। जब विस्तरण होता है, हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। अब जब एलर्जी होती है तो बाहर से एलर्जी आती है, अंदर से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इस पट्टे को, मसल्स को जाके प्रभावित करता है। इस पट्टे को जब प्रभावित करता है तो जब हल्का सा प्रभावित किया तो अंदर थोड़ी सी सूजन आती है। ये देखिए, ये दोनों नलियों के डायमीटर में फर्क देखिए। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हमारी श्वसन नलिका थोड़ी सी दब गई। अब जब लंग अटैक या एक्यूट अस्थमा के अटैक की जो आप बात कर रहे हो, वो इसमें से समझ में आएगा कि क्या उसका हशर हुआ वो श्वसन नलिका का। ये देखिए, पूरा चोकअप हो गया और हमारी श्वसन क्रिया में लंग्स में से पानी छूटता है ताकि हवा ह्यूमिडिफाई हो और उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर मुमकिन हो। लेकिन वही बलगम हमारी तकलीफ की जड़ बन जाती है जब अस्थमा का अटैक आता है तब, क्योंकि श्वसन नलिका बंद है, हवा की आवाजाही बहुत लिमिटेड है और उसमें वो बलगम जमा हो जाता है। तो हमको ऐसी भावना होती है कितना भी करो बलगम बाहर नहीं निकलता। तो लंग अटैक मतलब खांसी, सांस में दिक्कत मतलब सांस का अटकना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रेथलेसनेस, और चेस्ट पेन और छाती में से सीटी बजने की आवाज। हालांकि इस मॉडर्न जमाने में इतना सीवियर लंग अटैक नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बदनसीब पेशेंट जिनको अच्छी ट्रीटमेंट मुहैया नहीं होती, उनको इस अवस्था में आना पड़ता है और इस अवस्था में आने के बाद उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है और वो दिक्कत में आते हैं। और ये इस समस्या का इस समय इंपॉर्टेंस क्या मालूम है? कोविड लंग को अटैक करता है
और अगर अस्थमा के पेशेंट को कोविड होता है और अस्थमा कंट्रोल में नहीं है तो सोच लो। रियली इसीलिए अभी के टाइम में अस्थमा पेशेंट्स के लिए और भी दिक्कतें पैदा हो गई हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द मेजर कोमॉर्बिडिटी विच इज सफरिंग people with asthma who were uncontrolled, who were not taking optimal treatment, are the worst sufferers. Yes. अच्छा, डायग्नोसिस अस्थमा का कैसे होता है, कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है? Okay, a very simple thing to do is to have clinical diagnosis first. मतलब यदि आप मेरे पास आए हो, आपने मुझे बोला कि मेरी उम्र 35 साल है, मुझे 15 दिन से खांसी जुकाम है और बलगम अटक रहा है और हल्की सी सांस फूल रही है, मैं आपको पूछूंगा क्या आपका एक्सपोजर कुत्ते बिल्ली के बाल से हुआ था, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से हुआ था, क्या आपको धूल मिट्टी उड़ी थी, क्या आप पेंट की फैक्ट्री में केमिकल में काम करते हैं, क्या आपके फैमिली में अस्थमा है क्या, और आपको क्या बार बार मौसम बदलने पे जुकाम होता है क्या। अगर इनमें से कुछ सवालों के जवाब हाँ है और मुझे ऑस्कल्टेट करने पे अगर छाती में वीजिंग आती है या सीटी बजती है तो आई एम डेड श्योर दैट दिस इज अस्थमा. But this is clinical diagnosis. At the same time now, objective diagnoses are available. Objective investigations are available. The commonest and easiest one is to do lung function test. Okay. Lung function test is very easy test wherein multiple parameters are checked with help of a small device in which हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप गहरी सांस लो, 6 सेकंड तक सांस छोड़ो, और जब 6 सेकंड तक सांस छोड़ते हैं तो अगर अच्छा मनोवर हुआ है तो पेशेंट के सारे पैरामीटर्स, 1 सेकंड में कितना एयर वॉल्यूम बाहर जा रहा है, 6 सेकंड में कितना जा रहा है, तो उसमें से हमें पता चल जाता है कि छोटे एयरवेज में अस्थमा है या मिडल एयरवेज में अस्थमा है, क्या मतलब कितना अस्थमा है। और वो टेस्ट में आप एक्सेल करवाने के बाद ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट करते हो जिसमें अस्थालिन नाम का दवाई या कोई भी ब्रोंकोडायलेटर पंप 2 पंप देते हैं और 20 मिनट के बाद दोबारा टेस्ट करते हैं और यही पैरामीटर्स में कितना परिवर्तन आया उसमें से हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज है या नहीं, रिवर्सिबल है या नहीं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताना चाहूंगा कि हमारे वहां स्मोकर्स और कई महिलाएं जो अभी अभी 50-55 साल की हुई जो ग्रामीण महिलाएं थी, वो जब शहर में आई है तो उनको जो बलगम और कफ होता है उनको ट्रीटमेंट अस्थमा समझ के दी जाती है, मगर वो अस्थमा होता नहीं है, उसको सीओपीडी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, विच इज द डिजीज ऑफ स्मोकर्स एंड पीपल एक्सपोज टू बायोमास फ्यूल फ्यूम्स फ्रॉम चाइल्डहुड। तो जो महिलाओं ने चूल्हा फूंक के खाना बनाया है उनको एक अलग प्रकार का ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज होता है जो पंप देने के बाद भी पूरा रिवर्सिबल नहीं होता। इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे एंड अस्थमा इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे। मतलब अस्थमा थोड़ी अच्छी बीमारी है कंपेयर टू सीओपीडी। ओके। और दूसरा, हर बार लंग फंक्शन टेस्ट अवेलेबल नहीं होता, तो हमारी क्लिनिक में हम लोग एक डिवाइस रखते हैं जिसको पिक फ्लोमीटर कहते हैं। ओके। पिक फ्लोमीटर is on the spot possible to do. It is like this. इसको ये पिक फ्लोमीटर है, हम पेशेंट को बोलते आते ही तो जो उसका रीडिंग होता है उसमें से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ है एंड इट इज वेरी इजी टू डायग्नोज अस्थमा नाउअडेज। ओके, ऑल राइट। सो डॉक्टर सचदेव, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट कैसे होता है? सी अमृता, कोई भी बीमारी का इलाज प्रिवेंशन में होता है। डायबिटीज हो तो हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलते हैं, ब्लड प्रेशर हो तो नमक कम खाने को बोलते हैं। वैसे ही अस्थमा और एलर्जी, उसको हम लोग पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तेरे घर में एलर्जी करने वाली क्या चीज है। और मैं तो पेशेंट को बहुत प्यार से पूछता हूँ, आप लोग पूजा पाठ करते हो कि नहीं, लोबान वगैरह करते हो? बहुत खुशी को, हाँ डॉक्टर रोज पूजा होती है। उसमें अगरबत्ती जलाना बंद करो, धूप करना बंद करो, धूल मिट्टी साफ करने के लिए अगर साफ ही आपको ही करना है तो मास्क पहनो या तो वैक्यूम क्लीनर रखो अगर आप अफोर्डिंग क्लास के हो। सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू द एलर्जन, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू ट्रीट अस्थमा विद काउंसलिंग कि इनहेलर्स इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अभी हमारे समाज में इनहेलर्स आर नॉट एक्सेप्टेड वेरी इजीली।
लोगों को ये लगता है कि आदत हो जाएगी, मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ थोड़ी है, मुझे तो कभी कभार ही होता है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि यदि आपको आंख में कोई दिक्कत है तो आपको कोई गोली देगा या आंख में डालने के लिए ड्रॉप देगा? आपको कहीं चोट आई है तो आप वॉलिनी जेल लगाओगे कि सीधा पेन किलर खाओगे? वैसे ही आपको फेफड़े में इंजरी हुई है, आप सीधा पंप लेंगे तो डायरेक्टली आपको रिलीफ मिलेगा, कंपेयर टू मेडिसिन विच गोज थ्रू ऑल द सिस्टम्स एंड इट एक्ट्स वेयर इट इज नॉट सपोज्ड टू एक्ट. So inhalers are the direct treatment. So my treatment of asthma and allergy is through nasal spray and inhaler. That is the best thing. And always remember that many of the doctors miss the nose part. So if you treat chest, you are treating Delhi. But what about Kashmir? Terrorists are entering from here. Allergy is entering from nose. So you have to treat nose and chest both at the same time so that patient gets comprehensive relief. So जब हमारे इनहेलर यूज करते हैं तो उसमें दो प्रकार की दवाइयां होती है, एक होती है रिलीवर, एक होती है प्रिवेंटर. जो रिलीवर होती है वो इस अवस्था से सीधे इस अवस्था में ले आती है. देखो, पर एक बात याद रखिए कि अभी भी इसमें सूजन है, ये इस अवस्था में नहीं पहुंचा है पूरा रिलीफ. तो जब रिलीवर चालू किया उसके साथ अगर प्रिवेंटर चालू किया तो आप धीरे धीरे इस अवस्था को चले जाओगे. तो व्हाट इज प्रिवेंटर? प्रिवेंटर इज इनहेलेटरी स्टीरॉइड्स. स्टीरॉइड्स का नाम सुनते ही पेशेंट चमक जाते हैं, मगर ये स्टीरॉइड लोकल स्टीरॉइड है और स्टीरॉइड इज द बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. और इस समय कोविड के समय में भी स्टीरॉइड इज द ओनली इफेक्टिव ड्रग. So this is the way we give inhalers, anti-allergic medicines, and avoidance of allergy exposure. That is how we treat asthma and allergy. Okay. So मेरा अगला सवाल इनहेलर्स से रिलेटेड ही था कि उसकी एफिकेसी क्या है. तो आप सजेस्ट करते हैं कि इनहेलर इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रीट एस्मा. Yes. Okay. Inhaler is the best option, but let's not forget the part of pranayam and breathing exercise. Okay. So what happens, as you train your chest to breathe deeply, if you do abdominal breathing, if you do chest breathing, and if you do shoulder breathing, which are three sectional breathings, you are aerating all your parts of the lungs. When you do kanishta pranayam, मतलब नीचे वाला पेट का breathing, तो नीचे के lobes aerated होते हैं. When you do madhyam pranayam, बीच वाले chest के middle lobes aerated होते हैं, and shoulder breathing, so your upper lobe gets aerated. So this in addition to inhalers. Now coming to inhaler efficacy. I am dealing with two diseases ongoingly, asthma and diabetes. Diabetes patients are rarely satisfied because their sugars keep on fluctuating. But asthma patient की unique feature क्या है? Patient अंदर आया तब वो हाँफ रहा था, patient बाहर गया तब आशीर्वाद देते हुए खुश होके जाता है, क्योंकि the inhalers work in 5 minutes, less than 5 minutes. You can say that patient tells you, डॉक्टर साहब छाती में हल्का लग रहा है, गले में से कुछ हट गया ऐसा लग रहा है, छाती में से बोझा निकल गया. So these kind of results are there, and why any patient should not get best benefit out of these inhalers. Yeah. So where the hitch is that doctors are very busy and they don't counsel the patients. So and secondly, many of the doctors just write down the inhalers. They don't teach the use of inhalers. So patients keep on looking at the Google YouTube video or something and they try to learn, but doesn't work that way. For example, I'll show you. See, this is a rotahaler. इसमें कैप्सूल डाल के आपको इनहेल करना है, बट इनहेलर का टेक्निक नहीं सिखाया तो क्या फायदा? तो फॉर एग्जांपल यू टू ब्रीथ आउट and then you have to ask them to hold for 20 seconds. Similarly, there are multiple devices available. उस डिवाइस को सिखाते वक्त जब आप पेशेंट को प्रॉपर टेक्निक बताते हो, रिजल्ट इज मार्वलस. मतलब पेशेंट बिकम्स ब्रीथ फ्री एब्सोल्युटली. So this is the crux of the matter. Okay. So Dr. Sachdev, आपने बताया कि आप आर्ट ऑफ लिविंग एंड विपासना इन सब के फॉलोअर हैं और साथ ही आप मैराथन रनर भी हैं. तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है, इतनी हेल्दी प्रैक्टिसेस, आपको क्या लगता है कि ये जो एस्थमा से पीड़ित लोग हैं या हो सकते हैं प्रोन टू एस्थमा, ये सारे जो चीज है, अच्छे जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करने से शायद वो पीड़ित ना हो एस्थमा से? कंप्लीटली पीड़ित ना हो ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन विपश्यना साइकोसोमेटिक फैक्टर को हटाने में बहुत ही उपयोगी है. एक अस्थमा की वैरायटी है जिसमें
bereavement leads to asthma attack, stress leads to asthma attack. और ऐसी वैरायटीज में ये चीजें काम आती है जो आपको सिंपैथेटिक सिस्टम्स को रिलैक्स करती है. एट द सेम टाइम मैराथन रनिंग वगैरह जो है, it is going to expand your lungs very well. It is going to lead to release of steroid and adrenaline, which are potent bronchodilators. इसमें एक caveat है कि एक variety of asthma is called exercise induced asthma. मतलब कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने से अस्थमा का अटैक आता है. तो ऐसी वैरायटी को डायग्नोस करके उनको एक्सरसाइज के पहले 2 पफ इनहेलर लेने की सलाह हम देते हैं. और मोंटेल्यूकास करके एक गोली है which is very useful in exercise induced asthma. Okay. So all these things, see, एक बात बताता हूँ, जनरल हेल्थ अच्छी है तो हर एक ऑर्गन अच्छा ही रहेगा. So विपश्यना, आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया, आपकी रनिंग हो गई, कोई भी प्रकार की एंटरटेनमेंट हो गई, कोई गेम्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, दे आर ऑल मेडिटेशन. व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन अ गेम, बैडमिंटन, you forget everything else. Yeah. So this is the kind of thing that people need to do. People have to live in the moment. And when that happens, many of the psychosomatic illnesses go down. And another variety that is happening now in COVID is COVID-related anxiety and shortness of breath. Many people are contacting me on Google and all platforms seeking my appointment for shortness of breath, thinking that this is asthma and I am asthma consultant. So fortunately, when they come to me, I realize that this is 100% not asthma. And then I realize that this is COVID phobia. And when I give them mild anxiolytic with counseling, they get total relief. So these things need to be borne in mind. Okay. So thank you, Dr. Sachdev. आपने एक बहुत ही टाइमली एडवाइजेस दिए हैं, स्पेशली इस कोविड के टाइम में, जो आप कोविड फोबिया की बात कर रहे हैं, या जो लोग एस्थमा प्रोन हैं, वो कोविड से भी उनको काफी डर है. तो ये जो डिस्कशन एंड इनसाइट्स जो आपका था, ये बहुत ही टाइमली है और मेरे ख्याल से मेडिसर्कल के व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा. यस. एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कोविड का वैक्सीन लेते हैं हम लोग, वैसे ही अस्थमा के पेशेंट्स को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन देने से उनके अस्थमा के अटैक्स और सीवियरिटी काफी कम होता है. ओके. तो ये वैक्सीन्स आपके डॉक्टर्स को पूछ के रेगुलरली लिया कीजिए. इनसे आपको आने वाले अस्थमा के अटैक से राहत मिलेगी. और अस्थमा के लिए बार बार एंटीबायोटिक का प्रयोग ना होने दें, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना डेवलप हो सोसाइटी में. ओके. और ये जो वैक्सीन जो आपने बोला, ये क्या वन टाइम वैक्सीन है या क्या है एग्जैक्टली? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो हर मॉनसून के दौरान नया स्ट्रेन डेवलप किया जाता है, तो साल में एक बार होता है. न्यूमोकोकल वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से बहुत ही ज्यादा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसको दोनों प्रकार के वैक्सीन लगते हैं. नहीं तो अगर माइल्ड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है या ऐसा है तो न्यूमोवैक्स 23 करके रहता है, एक अभी और एक 65 की उम्र में. ऐसे उसका शेड्यूल है, वैक्सीनेशन शेड्यूल. ओके. So thank you so much, Dr. Sachdev, for your insights related to asthma. ये अभी पेशेंट्स को अपने अस्थमा से जो प्रोन है उनको तो अपने कंडीशन को मैनेज करने में हेल्प करेगा ही, जो और भी अभी कोविड के फोबिया में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा. So thanks a lot for being part of the MediCircle show. Thank you, Amrita, and thank you, MediCircle. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.